हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर अभी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है डीईसी के अपकमिंग एग्जामिनेशन की। डीईसी मतलब डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ईसीसी का एक कोर्स है या एनटीटी का एक कोर्स है जो इग्नू से होता है। वो सारे स्टूडेंट्स जिनका भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और मैंने डीसी वन जो आपके पेपर होते हैं तीन रिटर्न एग्जाम, डीसी वन, डीसी टू और डीसी थ्री, इन सब के जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, डीसी वन के 7 ब्लॉक, डीसी टू के 8 ब्लॉक्स और डीसी थ्री के 5 ब्लॉक्स, इन सब का ब्लॉक वाइज, ब्लॉक के अंदर यूनिट वाइज अलग अलग आपको पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन कराया है। स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी और अच्छे से और भी कंटेंट में लेके आते रहूंगी अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टूडेंट, उन फ्रेंड्स को भी आप शेयर करिए ये वीडियो जो एनटीटी कोर्स कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, क्योंकि सिलेबस लगभग सब में सेम है। तो स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा एग्जाम 7, 8 और 10 जून को है। तो इसके लिए थ्योरी वाले सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, साथ में अभी इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्स के पेपर्स की तैयारी। यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उन्हें कैसे 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 क्वेश्चंस आए, उन्हें कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, या इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं जो भी आपके लिए परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सब के बारे में इसी सीरीज में हम पढ़ेंगे। जो आज हमारा डीसी थ्री का लास्ट जो ब्लॉक है 5 कंप्लीट होगा, इसके बाद हम सीरीज लेके आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर के, क्वेश्चन एंड आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, डीसी वन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, डीसी टू में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, डीसी थ्री में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, और अभी जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है जिनके आने की 90% चांसेस है, उन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ ताकि आपकी बहुत हेल्प हो एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अब एग्जाम्स बहुत पास नहीं है आपके, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, आपके और हमारे सहयोग से ही हो पाएगी। और ब्लॉक वाइज पढ़ना इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए टॉपिक वाइज, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में दिया है वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे सिलेबस में डाला गया है ताकि हमारे थ्योरेटिकल चीजें, कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हो, जो थ्योरीज दी हुई है, जो पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं। क्योंकि पास होना मात्र हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य नॉलेज, क्योंकि उस नॉलेज के साथ हम उस नॉलेज के साथ जाएंगे, अलग अलग किसी सेंटर्स में काम भी करना है हमको। तो सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर करके पास होके काम नहीं कर पाएंगे, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपका सोच बहुत पॉजिटिव होगी ऐसे बच्चों के साथ काम करने के लिए, ऐसे महिलाओं के साथ काम करने के लिए। इसीलिए जरूरी है कि आप थ्योरी जरूर पढ़िए। क्या है, कुछ भी नहीं, आपको फटाफट बस देखना है, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल पढ़ाया है, ओरली ही पढ़ाया है, जहां जरूरत पड़ी वहां मैंने जो चीजें दिखाना है वो दिखाया भी है। तो प्लीज चाहिए उन वीडियोस पे और देखिए और शेयर भी करिए। चलिए हम देखते हैं डीईसी थ्री, बच्चों के लिए सेवाएं एवं संचालक, जिसको हम बोलेंगे सर्विसेज एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। और इसमें जो ब्लॉक 5 जिसका नाम है बच्चों के लिए कार्यक्रमों का प्रबंधन या कुछ परिप्रेक्ष्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मैनेजिंग चिल्ड्रंस प्रोग्राम सम पर्सपेक्टिव्स। चलिए देखते हैं इसमें। अब हम देखेंगे, प्रीवियस हमने ब्लॉक में देखा था 16 यूनिट तक, तो इस ब्लॉक में हम देखेंगे यूनिट नंबर 17 से यूनिट नंबर 20 तक। चलिए देखते हैं हमारे इस यूनिट में क्या दिया हुआ है। यूनिट नंबर 17 जिसका नाम है प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांत, जिसको हम बोलेंगे बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या होता है भाई मैनेजमेंट? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एक रास्ते की जरूरत पड़ती है ना। आप कहीं जा रहे हैं तो आपको रास्ता चाहिए, पर रास्ते में आपको चीजें बहुत सारी आती हैं, जैसे कि ब्रेकर्स आएंगे, आपके अलग अलग सिंबल्स लिखे होते हैं। जब आप उनको फॉलो करके जाते हैं तो आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच पाते हैं, या चीजें आपके लिए आसान बन जाती हैं। तो वैसे ही ये प्रोग्राम, अगर आप किसी हम चीज को कर रहे हैं और हमारे पास कोई प्रॉपर प्रोग्राम है, उसका स्ट्रक्चर है, तो काम को करने में बड़ी आसानी होती है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए, संगठन को प्रभावी बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है ना। पूर्व अपेक्षित होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट। किसी भी जगह आप कार्य कर रहे हो, चाहे घर पे कार्य कर रहे हो, चाहे दुकान पे कार्य कर रहे हो, चाहे खेती पे कार्य कर रहे हो, चाहे ईसीसीई के सेंटर्स में काम कर रहे हो, मैनेजमेंट की आवश्यकता आपको हर जगह पड़ती है। आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे प्रबंधन के कुछ सिद्धांत
और ईसीसी कार्यक्रम के अंतर्गत या जो भी कार्य हम करेंगे ईसीसी के अंतर्गत, तो हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ेगी और मैनेजमेंट सबसे क्या क्या चीजें रिलेटेड है, चलिए हम देखते हैं। तो प्रबंधन की परिभाषा और अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या होता है मैनेजमेंट। वैसे तो अगर प्रबंधन को मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो प्रबंधन का अर्थ होता है कि किसी से काम करवाना, दूसरों से काम करवाना, लेकिन ये वास्तविक परिभाषा नहीं, ये साधारण भाषा में हम समझ सके तो यही अर्थ है। लेकिन हम इसकी देखते हैं कि हिंदी में आपकी बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन क्या दी है, चलिए देखते हैं। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधनों की अनुकूलतम ढंग से प्रयोग करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। मतलब क्या हुआ, मैनुअल, फिर आपका क्या होगा फिजिकल, और इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिकल, ठीक है। जो भी हमारे इन सब तीनों से रिलेटेड जो भी हमारे मैनेजमेंट होगा, प्रबंधन होगा, इसके साथ हम कार्य करते हैं तो वही कहलाता है मैनेजमेंट, ठीक है। इनको हम प्रॉपर तरीके से कैसे यूज कर रहे हैं यही मैनेजमेंट कहलाता है। प्रबंधन की प्रक्रिया ना एक अकेली नहीं है, प्रबंधन की प्रक्रिया जो प्रोसेस है मैनेजमेंट की, इसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित हैं, जैसे कि योजना को बनाना, योजना को नियंत्रित करना, संगठित करना, अभिप्रेरित और नेतृत्व करना और निर्णयन। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि इन पांचों पॉइंट्स में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। योजना बनाना मतलब कि प्लानिंग मेकिंग। तो प्लानिंग मेकिंग, किसी भी काम को करने से पहले आपको प्लान बनाना पड़ता है, प्लान मेकिंग इसको ही बोलते हैं। योजना बनाने का अर्थ है कार्य करने के पहले यह निर्णय करना कि क्या कार्यवाही करना है, किस चीज का आपको काम करना है, किस योजना पे आप काम करने वाले हैं, है ना। तो उसको हम बोलेंगे योजना बनाना। जैसे कि हम छोटे छोटे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो उस दौरान हम बड़ी कुछ महिलाओं को बुलाएंगे, कुछ युवती लड़कियों को बुलाएंगे, स्पेशली हम महिलाओं में वो महिलाओं को इंक्लूड करेंगे जो गर्भवती है। तो यहाँ पे आप कैसे योजना बनाएंगे ना, प्लानिंग कैसे करेंगे, तो क्या करना है, विकल्प चुनना है कि चॉइस आपका किस पे आप काम करेंगे। दूसरा, संसाधनों की सुपुर्दगी यानी कि कमिटिंग रिसोर्सेस, अब रिसोर्सेस कौन कौन से लगेंगे इसके बारे में भी सोचना होता है। समय सीमा निर्धारित करना, कितना टाइम लगेगा किस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, कंप्लीट होने में, ये। तो इसके बाद दिशा प्रदान करना है ना, प्रोसीडिंग डायरेक्शनलिटी यानी कि अब किस दिशा में हमको काम करना है। तो ये सारी चीजें हमारे किसमें आती है, योजना बनाना या प्लानिंग मेकिंग में, ठीक है। इफेक्टिव कैसे बनता है, प्लानिंग मेकिंग को अगर आपको इफेक्टिव बनाना है तो कैसे बनेगा कि बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू से इनिशियली आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बेसिक्स ही नहीं पता होता, किसी भी योजना को आप बना रहे कार्य कर रहे हैं तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उदाहरण के लिए कि अगर आप ईसीसी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ईसीसी केंद्र में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को, तो हम बिगिनिंग से स्टार्ट करें, कहाँ से, गर्भवती महिला को बुला के उनको इंक्लूड करें कि गर्भ से बच्चों का विकास कैसे होता है, गर्भ से हम बच्चों का कैसे ध्यान दें। वो भी 6 साल तक के बच्चों के लिए काम करेंगे, तो इनिशियल हुआ ना कि मतलब शीर्ष से लेके हम अंत तक काम करें। योजना का लचीला होना मतलब कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं और जो भी हमने प्लानिंग की है उसमें कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है तो हमें फ्लेक्सिबिलिटीज रखना है कि अब तुरंत इसको स्ट्रिक्ट नहीं होना है, अरे यही करना है, यही करेंगे, यही मैंने योजना बनाई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुरंत हमको प्लान करना है, फ्लेक्सिबल होना है कि अब तुरंत हम इस प्लान के अंतर्गत ऑप्शनल चीजें क्या कर सकते हैं, है ना, ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ये होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं लचीलापन। स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि बिल्कुल यही करना, आज मैंने बोला था कि ए फॉर एप्पल ही सिखाना है, ए फॉर एप्पल ही सिखाएंगे, जरूरी नहीं है। अगर बच्चे उस दिन एप्पल पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, अगर महिलाएं उस दिन पोषण आहार के बारे में जानने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था हो गई, ऐसी आपदा आ गई कि आप वो नहीं कर पाए, तो तुरंत आप प्लान को बदल के आप उस दिन कुछ और सिखा दीजिए, हैंड वॉश सिखा दीजिए, एनवायरमेंट को क्लीन करना सिखा दीजिए, कुछ भी सिखा सकते हैं। तो ये आपका लचीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो नियंत्रण, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। योजना बनाना और कंट्रोल करना साथ साथ में काम चलती है। अभी हमने देखे प्रोग्राम मेकिंग और कंट्रोलिंग साथ में, आप जिस भी काम को कर रहे हो उसमें कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। नियंत्रण द्वारा योजनाओं की प्रगति की जांच की जा सकती है, और यदि योजना में कोई कमी है ना, क्रियान्वित करते समय कोई व्यक्ति डेविएशन आ रहा है, कोई किसी तरफ कहीं अलग दिशा में हमारा योजना जा रही है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और सही दिशा में ला सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग का वर्ड से समझ रहे हैं कि नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये फिर सुधार भी सकते हैं। तीसरा है संगठित करना, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना है, मतलब इसका अर्थ है कि लोगों का समूहबद्ध समूह में लाकर हमें क्या करना है,
जिस तरीके से अलग अलग काम के लिए अलग अलग क्या करना है, लोगों को ग्रुप में बांटना, ऑर्गेनाइज करना है ना हमको। एक ही काम को एक अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता, किसी भी जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो ग्रुप बनाएंगे हम। कौन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगा, कौन बैठक व्यवस्था देखेगा, कौन रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करेगा, ये क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग की प्रक्रिया यही होती है। फिर अभिप्रेरणा या नेतृत्व। अभिप्रेरणा ये मतलब जिनको आप सिखा रहे हैं, जिनके लिए आपने प्लानिंग की है, क्या वो आप जो योजना, जो कार्यक्रम तैयार किए, प्रोग्राम, उसको देखने के लिए तैयार हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। तो आपको अंदर से उनको अभिप्रेरित करना पड़ेगा। या तो आप घर घर जाके कर सकते हैं, या पहले से आप एक घर रैली बना के, पोस्टर के माध्यम से, ऐसे किसी भी माध्यम से पहले आप उनको अभिप्रेरित करिए। कैसे, जैसे महिलाओं को सिखाना है हमको, क्या उनके बच्चों को वैक्सीनेशन कैसे करें, तो बताइए हर एक वैक्सीनेशन का क्या उपयोग है, उससे बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आप देखेंगे, बच्चे कौन कौन सी बीमारियों से बच सकेंगे। जब उनके अंदर अभिप्रेरणा जागृत होगी तब वो आपके प्रोग्राम में शामिल होंगे, जिसको मोटिवेशन और लीडिंग भी बोलते हैं। और लीडर तो आप समझते हो कि लीडर वही होता है जो क्या करता है, लोगों को प्रोग्राम के लिए या किसी भी कार्य करने के लिए वो आपकी बात मान सके, है ना, आपको आपको फॉलो करें, तो वो होता है लीडर। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये निर्णय जिसको बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। देखिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, प्रोग्राम की प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग के बीच सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिसीजन। किसी भी परिस्थिति में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, तो किसी भी कार्य को करने के लिए विकल्प में से एक विशेष विकल्प को चुनना डिसीजन मेकिंग कहलाता है, डिसीजन मेकिंग या निर्णय कहलाता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको बेटर चूज करना है कि हम जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, इस हजार ऑप्शन में से क्या बेटर होगा, ये होता है डिसीजन मेकिंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये मेन 5 पॉइंट्स थे जो हमारे जो प्रबंधन प्रक्रिया है, जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसको इफेक्टिव बनाती है। आप देखेंगे प्रबंधन से संबंधित कौशल, प्रबंधन तो कर रहे हैं हम, लेकिन इसके लिए स्किल्ड होना जरूरी है। अगर स्किल्ड नहीं होंगे तो ये इफेक्टिव नहीं होगा और हम अपने एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जो योजना बनाना है, योजना प्लानिंग स्किल्स होना चाहिए, जो भी प्लान करने वाला व्यक्ति है। देखिए हर स्किल्स में हर कोई निपुण हो जरूरी नहीं है, तो हम टीम क्यों तैयार करते हैं, इसलिए कि प्लानिंग बनाने वाला एक इंसान, उसके लिए स्किल्ड होना चाहिए। प्लानिंग कैसे बनाना है, प्लानिंग में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसके लिए स्किल्ड होना चाहिए। दूसरा नियंत्रण, कंट्रोलिंग स्किल, हर किसी में नहीं होती है कि कभी कभी कुछ लोग क्या होता है कि आपदा आने में घबरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या किसी कार्य को करने के लिए कंट्रोल कैसे करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कंट्रोलिंग होना चाहिए, उसको जांच करना चाहिए। हर किसी में ये स्किल नहीं होता। स्किल, हमें स्किल्ड लोगों को अपने टीम में इंक्लूड करना है, ठीक है। संगठित करने वाले कौशल, जैसे ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, अब कैसे ऑर्गेनाइज करना है पूरे प्रोग्राम को, कब क्या होगा, किस स्टेप में क्या होगा, इसके लिए भी स्किल की जरूरत पड़ती है। फिर लीडिंग स्किल्स, कोई एक नेता होता है भाई, जो क्या करता है, जिसकी बात सबको माननी होती है। हर किसी में नहीं होता ग्रुप में, वो कोई एक ही व्यक्ति होता है जो लीडरशिप क्वालिटी जिसके अंदर होती है, जो लीड करता है। तो नेतृत्व का स्किल होना भी जरूरी है। जब हम किसी एक व्यक्ति पे, या वैसा व्यक्ति जो लीड कर रहा है उसमें अच्छा नेतृत्व गुण होना चाहिए। उसके बाद निर्णय संबंध कौशल, यानी कि डिसीजन मेकिंग स्किल भी सब में नहीं होती है ना। जैसे कि आप बोलते नेता कौन बनता है, भाई नेता तो वही बनते जिनमें क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है। अगर अचानक किसी देश में आक्रमण हो गया तो जो नेता है वो क्या कर, तुरंत डिसीजन ले। तो ऐसे अगर हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई समस्या आ गई तो तुरंत डिसीजन कैसे लेना है, ये स्किल भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मेनली देखा जाए तो 3 स्किल्स तो मेन होना चाहिए, जैसे कि जिसको बोलेंगे टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि आप जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें टेक्निकल चीजें तो होती ही हैं, टेक्निकल स्किल होना बहुत जरूरी है। दूसरा ह्यूमन स्किल, भाई आपके साथ काम करने वाले कोई जानवर या कुत्ते बिल्ली तो है नहीं, ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन स्किल्स होना चाहिए, यानी कि मानवीय गुण इंसान के अंदर होना चाहिए, भावनाओं को समझने वाले होना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, उनके साथ जुड़ के, उनके स्तर पे जुड़ के उनके साथ काम करना है, ये होना जरूरी है। कंसेप्चुअल स्किल्स, जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तो ये स्किल्स तो मेन होना ही चाहिए। फिर है पर्यवेक्षक की भूमिका, कार्य और विशेषता। पर्यवेक्षक कौन होता है भाई, पर्यवेक्षक वो होता है जो किसी कार्य को क्या कर रहा है, जाके जांच कर रहा है, कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। तो वह व्यक्ति जिसको सारे कार्य की रिपोर्ट हम देते हैं, वही होता है पर्यवेक्षक, ठीक है। कार्य क्या होते हैं, यही सारे कार्य जो हमने पिछले देखे, सारे कार्य, योजना बनाना है तो योजना बन कैसे रही है वो देखना, कंट्रोलिंग सही से हो रही है कि नहीं, ठीक है, जो स्किल्स है वो स्किल्स से काम हो रहा है कि नहीं, लोग शामिल हो रहे हैं कि नहीं, है ना। कमी, अब
ये सारी चीजों को कौन देखता है? जो पर्यवेक्षक होता है। लेकिन पर्यवेक्षक में कौन कौन से गुण होना चाहिए? पर्यवेक्षक में गुण होना चाहिए कौन कौन से? कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, संवाद अच्छा करते आना चाहिए, आपकी वाणी अच्छी नहीं होगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, बात बात पे गुस्सा कर रहे हो कि मुझे किसी काम को करवाना है जबरदस्ती करवा लूंगा, ऐसा नहीं है ना कि हमें वैक्सीनेशन कराना जबरदस्ती पकड़ के लाओ वैक्सीनेशन करवा दो, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें हमारी वाणी अच्छी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। अगर आज कोई तैयार नहीं है वैक्सीनेशन के लिए तो मना लीजिए कि अगले मंगलवार है, अगली जो डेट है उस पर तो आप आ ही जाइए, तब तक उनको समझाइए कि क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, ये लीजिए, इसको पढ़िए, इससे आपके बच्चे को क्या फायदा मिलेगा, गर्भवती महिलाओं को क्या फायदा मिलेगा। तो लचीलापन, ऐसा नहीं कि आज ही लगा लीजिए, आज के बाद कभी वैक्सीनेशन नहीं होंगे, तो ऐसा हमें लचीलापन होना चाहिए कि ना ऐसा नहीं हो, कठोर ना बने, जिम्मेदारी लेने पर तत्पर है। कुछ कितनी सारी जिम्मेदारियां आ सकती है, उनको लेने के लिए अडिग रहेंगे, हाँ हम जिम्मेदारी लेंगे, कुछ भी हो जाए, आपको अगर कुछ होगा तो हम जिम्मेदार हैं। तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए मनुष्य, ऐसा व्यक्ति जो पर्यवेक्षक है वो होना चाहिए। निर्णय ले पाए, अब कोई भी निर्णय, आपको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ेंगे तो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। ऐसा व्यक्ति जो पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक के पास मानवीय व्यवहार हो, भाई इंसानियत जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों के साथ काम करेंगे तो उनके स्तर पे जाके हमको काम करना होगा। बालिका के साथ बालिकाओं के स्तर पे काम करे तो उनके साथ उतना आपकी सोच होना चाहिए, छोटे बच्चों के साथ कम करे तो उसमें आपकी सोच होना चाहिए, बुजुर्गों के साथ कम करे तो उनके स्तर पे सोचिए, महिलाओं के साथ कम करे तो उनके स्तर पे सोचिए। ये मानवीय गुण हमारे अंदर होना चाहिए एक पर्यवेक्षक के अंदर। तो ये ईसीसी के अंतर्गत जो भी हम कार्य करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, तो वहां पर बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे यूनिट नंबर 17 था, शायद आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ समझ में आया ही होगा, नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया हम उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यूनिट नंबर 18 जिसका नाम है फंड प्राप्त करना और बजट बनाना, तो जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्टेनिंग फंड एंड फॉर्मुलेटिंग द बजट। देखिए जहां बात बजट की आती है तो आपको निर्मला सीतारमन की याद आती होगी, निर्मला सीतारमन जी की एक्चुअली। तो ऐसा नहीं है कि बजट की आवश्यकता सिर्फ पूरे देश के की व्यवस्था चलाने के लिए या देश को कैसे चलाना है उसके लिए पड़ती होगी। बजट की आवश्यकता एक घर को चलाने के लिए, एक सोसाइटी को चलाने के लिए, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें बजट की आवश्यकता पड़ती ही है। तो हम ये देखेंगे ईसीसीई में बजट की आवश्यकता कहाँ है, क्या होता है बजट और इसमें हमारा क्या प्रोस्पेक्टिव है बजट के। देखिए ईसीसी सेंटर में काम करते हुए ऐसे प्रोग्राम की योजना बनाना जरूरी होता है जो विकासात्मक जरूरतों की पूर्ति कर सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी शैक्षणिक, पोषणात्मक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति करना होता है। केंद्र में यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी होती है, ठीक है। तो उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए हमें अलग अलग चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ता है। कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। घर को चलाना है, वो किसी भी काम को करने के लिए फंड या जिसे हम बोलते हैं पैसा, जिसे हम बोलेंगे उसकी आवश्यकता पड़ती ही है। जहां भी यहाँ वित्त की बात हो रही है या फंड की बात हो रही है पैसों की, ठीक है। अगर मैं जो साधारण शब्दों में कहूं तो पैसों की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इस यूनिट में हम भारत में उपलब्ध निधि के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे और यह भी सीखेंगे कि बाल देखभाल केंद्र या ईसीसी सेंटर में बजट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं और किस प्रोस्पेक्टिव से कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जो बजट पे काम करते हैं या बजट के लिए उपयोगी होते हैं या किसी ईसीसी सेंटर पे बजट को लेके काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सरकारी निधियां जिसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट फंड्स। देखिए हमारे संविधान में ना बहुत सारे अलग अलग अभी वो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया कि अधिनियम दिए हुए हैं आपको, है ना। तो उसमें से फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में ये बोला गया है कि बहुत सारी चीजें बोली गई जो मेरे काम की मैं आपको बता रही हूँ, जो मुझे आपको बताना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने की स्वतंत्रता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की, अच्छा स्वास्थ्य की स्वतंत्रता है। तो इसके लिए सरकार अकेले काम करे जरूरी नहीं है, या सिर्फ सरकार अकेले काम करके इन चीजों को पूरा नहीं कर सकता। तो इसीलिए कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी आगे आना पड़ता है, उनकी सहायता सरकार भी करती। तो ये सारे फंडामेंटल रूल्स के बारे में दिया। संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी दिया हुआ है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिनको हम बोलते हैं,
उसका भी उल्लेख संविधान में है। ये सरकार के लिए मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है और सरकार से यह भी उम्मीद की जाती है कि सरकार उनका अनुसरण समाज के कल्याण के लिए करे, है ना? और कानून बनाते समय सब बातों का ध्यान रखे कि समाज का कल्याण हो, ऐसे कार्य करे ताकि समाज के सभी लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या मिल सके, न्याय मिल सके। हमने पढ़ा ही है संविधान में, ठीक है? कोई विज्ञान वाले स्टूडेंट होंगे, अगर ध्यान नहीं होगा तो 10वीं तक हम बेसिक सोशल साइंस पढ़ते हैं, सामाजिक ज्ञान पढ़ते हैं, उस संविधान के कुछ कुछ पॉइंट्स आपने पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जो मैंने आपको बताया वही हमारे लिए यहाँ जरूरी है। इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सरकार को भी कुछ क्या दिया जाता है, राइट्स दिए जाते हैं ना, निर्देश दिए जाते हैं कि लोगों की देखभाल राज्य की जिम्मेदारी और राज्य किस प्रकार से अपने राज्य के लोगों की देखभाल करता है और उनके लिए कार्य करता है। कुछ कार्य सरकार खुद करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब कुछ कार्य जो है सरकार खुद ही कर लेती है। जैसे मैंने आपको बताया था ICDS, तो इंक्लूसिव चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, इसमें पोषण, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, ये सब चीजें इंक्लूडेड रहती है ना। और दूसरा, कुछ के लिए पंजीयन प्राप्त संस्थाओं को भी फंड दिया जाता है। कुछ ऐसा है कि ये तो गवर्नमेंट कर रही है और कुछ ऐसा है जो पंजीयन, जिसे हम बोलते हैं लाइसेंस वाले, या जैसे परमिशन ग्रांटेड जो संस्थाएं होती हैं वो भी काम करती हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि सेंट्रल सोसाइटी, आपने प्रीवियस यूनिट्स में देखा होगा कि सेंट्रल सोसाइटी वेलफेयर बोर्ड के बारे में हमने पढ़े थे कि जो ईसीसी के लिए भी अलग अलग कार्य करती है, ठीक है। वो हमने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, DEC 1 में। आपको याद होगा, नहीं होगा तो एक बार आप जाके रिवाइज करिएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में वहां दिया हो, यहाँ डिटेल में नहीं दिया। यहाँ जो हमको फंड के बारे में पढ़ना है हम वो पढ़ेंगे। फंड के बारे में हमने भी DEC 1 में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम, ठीक है। सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त कार्यक्रमों, परियोजनाओं का एक नियत बजट होता है और इसके अंतर्गत एक निर्धारित पैटर्न के अनुसार ही पैसा खर्च करना होता है। जैसे सरकार हमारे देश को चलाने के लिए निश्चित बजट है कि इसके लिए इतना पैसा खर्च होगा, शिक्षा विभाग के लिए इतना पैसा खर्च होगा, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के लिए इतना पैसा खर्च होगा, रेलवे के लिए इतना होता है ना बजट। तो वैसे ही ईसीसी को चलाने के लिए सरकार ने अलग अलग बजट, सरकार ने बताई है कि किस प्रकार से आप बजट तैयार करेंगे और किस प्रकार से आपका बजट तैयार होगा और उस प्रकार से फंडिंग की जाती है ना। सरकार की दो लोकप्रिय निधियत योजनाएं, जिसको हम बोलते हैं फंडिंग स्कीम्स हैं, जिनको गवर्नमेंट फंड देती है, ठीक है। तो उनमें देखिए बहुत सारी हैं, बट मैं बता रही हूँ कि दो लोकप्रिय कौन सी है। तो लोकप्रिय कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रैश स्थापित करने हेतु सहायता अनुदान, ये एक ऐसी संस्था है जहां पर जिनको सरकार अनुदान देती है। इसके बारे में डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। और दूसरी जो बहुत लोकप्रिय योजना है वो है नेशनल क्रैश फंड, ठीक है। ये दोनों ही संस्थाएं हैं जो जिनको गवर्नमेंट फंड देती है और बहुत अच्छे से कार्यान्वित हो रहे हैं। पहली जो है कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रैश स्थापित करने हेतु सहायता अनुदान, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रांट इन एड फॉर क्रैश फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग एंड एलिंग मदर। तो यहाँ हम देखते हैं ऐसी महिलाएं जो बहुत बीमार हैं या काम करने के लिए कहीं बाहर जा रही हैं, उनके बच्चों की केयर करने के लिए ये संस्थाएं बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अलग अलग जगहों पे काम करती हैं, उस दौरान उनके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तो ये संस्थाएं उन माओं के बच्चों का ध्यान रखती हैं जो 0 से लेकर 6 या 5 वर्ष तक के होते हैं। दूसरा कि ऐसी महिलाएं जो इतनी अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से इतनी अस्वस्थ हैं या मानसिक रूप से इतनी अस्वस्थ हैं, जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती, तो उनका भी ध्यान रखने के लिए ये सेंटर्स होते हैं और उन बच्चों का केयर भी करते हैं। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, सबका ध्यान रखते हैं, ठीक है। यह योजना केंद्र में केंद्र सरकार चलाते केंद्र समाज कल्याण बोर्ड द्वारा चलाया जाता है, और जो राज्य होता है वहां पे राज्य समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा कार्यान्वित होती है। देखिए, तो बजट होता है ना, वो दो केंद्र में अलग बनता है और स्टेट के लिए अलग बनता है, और हमारे घर के लिए अलग बनता है, और ये ईसीसी सेंटर के लिए भी अलग बनते हैं। बजट सबके लिए अलग अलग होते हैं। ये छोटा बजट है, देश के लिए आता है बजट, बड़ा बजट है स्टेट के लिए आता है, वो उससे छोटा बजट है, ठीक है। तो बजट जो आता है राज्य के लिए, राज्य जो ईसीसी के लिए जो बजट आता है, तो जो केंद्र होता है उसके लिए जो केंद्र समाज कल्याण बोर्ड है वो व्यवस्था करती है। अगर राज्य के लिए आता है, राज्य के लिए अगर बजट करना है, बजट देना है इस ईसीसी के केंद्रों को, तो राज्य समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा बजट को दिया जाता है, ठीक है। इसमें स्वैच्छिक संगठनों को या जो संस्थाएं होती है को फंड दिया जाता है, जिसमें
क्रैश और बालवाड़ी जैसी संस्थाएं भी आती हैं, जहां चाइल्ड केयर सेंटर जिसे हम कह सकते हैं वो भी आती हैं। अब हम देखेंगे कि जो मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी अभी आपको, दो मेन पॉइंट है, उनमें से किसी एक पर अगर कोई संगठन उतरता है ना, उन सारी सारी खूबियों को में वो खरा उतरता है, तो उसको फंडिंग में आसानी होती है। कौन कौन सी? सोसाइट सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत संस्था या संगठन, या फिर इसमें से कुछ दूसरा होना चाहिए, कानून के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक ट्रस्ट। इन दोनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया में अगर कोई ईसीसी सेंटर आता है तो उसको गवर्नमेंट फंड करती है। ठीक है। वित्तीय सहायता के लिए पात्र, अब फंड तो करेगी, पर कौन कौन सी चीजें पात्र होना चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें उस ईसीसीई सेंटर में होनी चाहिए, तो देखते हैं। पहली बात तो मैनेजमेंट बॉडी, जो मैनेजमेंट कर रहा है, वो जो मैनेजमेंट बॉडी वो एक प्रॉपर ईसीसी के अंतर्गत आ रही है कि नहीं, उनका मैनेजमेंट ईसीसी के अंतर्गत है कि नहीं। छोटे बच्चों की देखरेख करने के लिए क्या उनके पास स्किल्ड टीचर हैं, क्या उनके पास सुविधाएं हैं, क्या उनके पास संसाधन है, क्या उनके पास अनुभव है, यानी स्किल टीचर या स्किल जो भी कार्य करता है वो। उसके बाद कि इस बात का भी ध्यान देना है कि वो जो संस्था खोल रहे हैं ईसीसी सेंटर, वो किसी व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए ना हो, जबकि किसके लिए हो? समाज के कल्याण के लिए हो, किसी पर्टिकुलर एरिया के कल्याण के लिए हो, ऐसा होना चाहिए। तो इन अगर ये सब बातें हैं तो ही फंडिंग हो। फंडिंग ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के सरकार ने मुंह उठा के पैसे दे दी, चलो आप ईसीसी सेंटर खोल लो, ऐसा नहीं होता है। पहले सरकार चेक करती है कि ये सारे मापदंडों पर ईसीसी जो केंद्र खोलने वाले हैं, उन्होंने जो जो अपने संघ बनाया हुआ है प्रोग्राम, वो उतर रहा है कि नहीं सारे मापदंडों पर, फिर ही फंड होता है, फंडिंग होती है ना। दो तरीके से व्यय किया जाता है जो भी सेंटर्स होते हैं वहां पर, एक होता है आवर्ती, दूसरा होता है अनावर्ती। अब आवर्ती मतलब क्या? आवर्ती मतलब कि आप काम कर रहे हैं, सरकार आपको पैसे देती जा रही है, अब काम करते जा रही है, कोई भी काम आप सेंटर में जो भी कर रहे हैं छोटा मोटा काम, सरकार हर काम के लिए थोड़े 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 थोड़ा आपको पैसा देते जा रही है। लेकिन अनावर्ती काम है, अनावर्ती ऐसी फंडिंग होती है, व्यय होता है, जिसमें व्यय जो सेंटर करती है, उसमें सरकार आपको किसी एक कार्य के लिए एक ही बार पैसा देगी। मान लीजिए किसी सेंटर को बस खरीदना है तो एक ही बार पैसे देगी। मान लीजिए आपको आपको इमारत बनानी है तो आपको एक ही बार पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको अनावर्ती व्यय बोलते हैं। अब हमने पढ़ा पहला, अब दूसरा पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय क्रैश फंड क्या होता है, जैसे नेशनल क्रैश फंड बोलते हैं, जिसे हमने जो भी अभी ऊपर पढ़े वो सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। बट इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और ये सारे ही वही फंड, जो वही क्राइटेरिया आते हैं इसमें भी, जो हमने ऊपर देखे कि वो महिलाएं जो कामकाजी हैं, या वो महिलाएं जिनके जो बहुत बीमार रहती, जिनके बच्चों के वो केयर नहीं कर सकती, उन सब की देखरेख भी राष्ट्रीय क्रैश फंड के द्वारा होती है, या उनको फंड दिया जाता है। ऐसी जो ऐसी जगह ऐसे इन मापदंडों को देखकर सेंटर चला रहे हैं, खोल रहे हैं, तो उनको फंडिंग की जाती है। ठीक है। अधिनियम के अन्य स्रोत, सॉरी अधिनियम नहीं, जो आपको फंडिंग है उसके और क्या क्या सोर्सेस है, तो कहाँ कहाँ से और फंडिंग होती? देखिए, फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। अब फंडिंग और कहाँ से होती? कभी कभी क्या होता है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो भी ऐसे सेंटर चलाने के लिए फंडिंग करती है। कुछ लोग गवर्नमेंट से परमिशन लेके फिर पैसे देते हैं और फंडिंग ऐसे ही फंडिंग मिल जाती है। आप जिसे हम बोल सकते हैं, देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग फंड करते हैं ऐसे स्कूल्स के लिए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए या कोई बहुत बड़ा बड़ा ट्रस्ट हो गए, वो फंडिंग करते हैं। और दूसरा, जो इंटरनेशनल लेवल पे आपने यूनिसेफ का नाम सुना होगा, वो भी ईसीसी के लिए अलग से फंडिंग करते हैं। अगर हम अप्लाई करते हैं, अपना प्रोजेक्ट उनको दिखाते हैं, अगर हम उनके पूरे मापदंडों पर सही उतरते हैं, तो फंडिंग होती है। और इस प्रकार से ईसीसी सेंटर चलाया जा सकता है, उनको पैसा मिल जाता है। दूसरा कि बाल देखभाल केंद्रों का बजट, अब भाई बजट सब जगह बनता है, यहाँ बजट, तो यहाँ बजट पे हमको ये ध्यान रखना है कि बजट हम प्रॉपर बनाएं, हर एक चीज के लिए प्रॉपरली बजट में का खर्चा होना चाहिए। किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा खर्च हो गया, दूसरे को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जितना भी फंड आपको मिल रहा है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हर एक काम के लिए अलग अलग होना चाहिए, और अच्छे से होना चाहिए, है ना। और आपको ध्यान रखना है कि आप किस किस पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च करना है। इसके लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन तैयार, मतलब एक मैनेजमेंट टीम होती है, वो इसके लिए स्किल्ड होना चाहिए ना, कहाँ कहाँ कैसे खर्च करना, जो हमने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ा है। तो हमारे केंद्र के लिए अगर ईसीसी केंद्र चला रहे हैं तो वहां पर भी एक बजट तैयार होता है,
कहाँ पे कितना खर्च करना है, कैसे बुक्स पे, कैसे एक्टिविटीज पे, कैसे उनके न्यूट्रिशन पे, कैसे उनके वैक्सीनेशन पे, क्या क्या कैसे हम एडवर्टाइजमेंट पे सब अलग अलग तरीके से खर्च करेंगे। ये एक बजट उनके लिए भी तैयार होता है। फिर हम सामने पेश करते हैं सरकार को या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर हमें फंड मिलता है, और फिर उस फंड का भी हम अपने सेंट्रल बजट बनाते हैं, कैसे खर्च करना है इसको कार्यान्वित करते हैं। तो आई होप आपको यूनिट नंबर 18 समझ में आई होगी, फंड प्राप्त करना और बजट बनाना। यूनिट 19 जिसका नाम है सामयिक बाल विकास सेवा कार्यक्रम, जिसको मैं पहले से ही बताते आ रही हूँ, ICDS कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। एक केस स्टडी है ना, एक केस अध्ययन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रेटेड केस स्टडी ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसकी हम एक केस स्टडी देखेंगे और देखेंगे कि क्या है भाई इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर स्कीम। वैसे तो वर्ड से समझ में आ रहा है आपको, ऐसी स्कीम जहाँ पे समावेशित तरीके से एजुकेशन, हेल्थ, जो भी छोटे छोटे बच्चों के लिए यानी बाल विकास के ऊपर बिल्कुल सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की है गवर्नमेंट ने, या एक योजना है ना, तो कार्यक्रम है, जैसे कहना चाहिए प्रोग्राम है, वो है ICDS। तो क्या है इसके बारे में सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताती हूँ, जो हमारे सिलेबस में दिया है यूनिट नंबर 19 में। तो ICDS कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक वो है लाभार्थी कौन है। लाभार्थी मैं शुरू से बताते आ रही हूँ आपको, वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, जिनने गर्भ धारण कर ली है, वहां से लेके वो बच्चे या वो बच्चों की माए और वो बच्चे जो अभी 0 से 6 ईयर तक के हैं, ये सभी इसके लाभार्थी हैं। कैसे? जब माँ गर्भवती होती है तो वो आंगनवाड़ी स्वास्थ्य केंद्रों में जाती है, जहाँ पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत काम होते हैं, जहाँ टीकाकरण होते हैं, माँ के चेकअप होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, कौन कौन सी चीजें लेना है, पोषण आहार का कैसे ध्यान देना है, कौन से आपको न्यूट्रिशन वाले फूड लेना है, ये सारी बातें बताई जाती है ना। तो वो सारे लोग आते हैं। उसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है बच्चों को, है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से और जो हम पढ़ ही रहे हैं। तो वो सारे लोग हैं लाभार्थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि माएँ सारी जो प्रेग्नेंट है और जो बच्चों को दूध पिला रही है, जिनके बच्चे अभी तक 6 साल के हैं, या वो सारे बच्चे जो 0 से 6 ईयर तक के हैं, और कुछ किशोर लड़कियां भी होती हैं इसमें, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पर मेजर काम इन्हीं लोगों का, क्योंकि हम बाल विकास के बारे में ही यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको कि लाभार्थी कौन कौन है ICDS के। माँ, दूध पिलाने वाली माँ, गर्भवती माँ और बच्चे 6 साल तक के। अब आंगनवाड़ी क्या, देखिए आंगनवाड़ी क्या है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत ही आती है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी भी क्या कार्य कर रही है, यही जो मैंने आपको बताया, गर्भवती महिलाओं के टीकेकरण, गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार, उनको कैल्शियम के टैबलेट्स, उनको हेल्थ से रिलेटेड सारा प्रशिक्षण देना, ये सारा काम आंगनवाड़ी करती है। तो आंगनवाड़ी का क्या कार्य है, आंगनवाड़ी क्या है, ऐसे केंद्र जो आप देखेंगे आंगनवाड़ी जहां पर जिन भी गांव या जिन भी जगहों की जनसंख्या 1000 तक की होती है, वहां पे एक आंगनवाड़ी होती है। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी आपको, ऐसे कुछ क्राइटेरिया है। तो आंगनवाड़ी एक छोटे से कस्बे या छोटे से समाज का हिस्सा है, जहाँ 1000 जनसंख्या के अंतर्गत ICDS कार्य करती है। उसमें वैक्सीनेशन, पोषण आहार, छोटे बच्चों का ध्यान रखना, ये सारे कार्य, वहाँ केयर भी होता है, अनौपचारिक शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है। ठीक है, ICDS कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है, क्या है भाई उद्देश्य, आप सभी जानते हैं। उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन हो, और ताकि उनके जन्म लेने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो मैं पहले से भी आपको बताते आ रही हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग करती हूँ, मैं फिर से करूंगी कि आज के बच्चे कल का भविष्य होंगे हमारे देश का, हमारे भव्य देश की तरक्की में योगदान देंगे। तो उनके इनिशियल पॉइंट से, यानी उनके माँ के गर्भ से ही उनका ध्यान रखा जाए, ये काम करती ICDS। और 6 साल तक की उम्र में, क्योंकि 6 ईयर तक की जो एज होती है बच्चों की, वो ग्रोइंग स्टेज होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज होती है। तो इसीलिए ICDS इसमें सबसे ज्यादा कार्य करती है। ये मेन कार्य है, मेन उद्देश्य है कि यहाँ तक बच्चे, माँ, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो और पोषण सबको अच्छा मिले, ताकि उनकी फिजिकल और मेंटल और साइकोलॉजिकल सारा ग्रोथ प्रॉपरली हो, ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके देश के। ठीक है, और देश के विकास में मदद कर सके। ICDS की विशेषताएं क्या है, क्या विशेषताएं बताइए। तो मैंने तो बहुत सारी चीजें आपको अब बता ही दी। विशेषताएं ये है कि ये सामयिक है, मतलब कि पोषण,
शिक्षा, स्वास्थ्य, वैक्सीनेशन सबको इंक्लूड किया है इसमें, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड कहा गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो समेकित है सारी चीजें। दूसरा कि घर के पास बच्चों को सुविधाएं मिल जाती है, अपने ही घर के पास महिलाओं को सुविधाएं मिल जाती है। 1,000 की जहां पॉपुलेशन वहां एक आंगनवाड़ी है, या एक ईसीसी केंद्र है, या आईसीडीएस के केंद्र हैं, तो कार्य कर रही है। तो अपने घर के ही पास सारी सुविधाएं मिल रही, वैक्सीनेशन, मेडिसिन, पोषण आहार की बातें, बच्चों का देखभाल सब, ठीक है, ये उसकी विशेषताएं हैं। और गर्भ से देखभाल हो रही है बच्चों की, कहाँ से? गर्भ से लेकर 6 साल तक हर बच्चे का वहां पे पोषण आहार, स्वास्थ्य, सब कुछ, अनौपचारिक शिक्षा सब दी जा रही है। दूसरा कि माताओं को इतना योग्य बनाया जा रहा है वहां पर कि वो एटलीस्ट अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख सके। ये कार्य है आईसीडीएस का, और विशेषताएं भी यही है। कार्यक्रम की रूपरेखा और विस्तार, चलिए हम देखते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा और विस्तार क्या है। एक आईसीडीएस परियोजना में, मैंने आपको पहले बताया कि एक आईसीडीएस परियोजना में 100 आंगनवाड़ी होती है। कितनी? 100। और गांव की जनसंख्या जहां 1,000 होती है, वहां पर एक आंगनवाड़ी होती है। अगर किसी गांव की जनसंख्या 2,000 है, तो 1,000 पॉपुलेशन में एक आंगनवाड़ी, 1,000 पॉपुलेशन में एक आंगनवाड़ी, ये तो गांव की बात होगी। शहरों में तो बहुत सारी आंगनवाड़ी होती है, तो डिपेंड करता है किस वार्ड में, किस मोहल्ले में कितनी जनसंख्या है। जिस वार्ड में 1,000 जनसंख्या है, या फिर 2-3 वार्ड मिला के 1,000 जनसंख्या हो रही है, तो 2-3 वार्ड के लिए फिर एक आंगनवाड़ी बनाई जाती है। इस प्रकार से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 1,000 के ऊपर एक आंगनवाड़ी होती है। ठीक है। एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, कहाँ? 100 आंगनवाड़ियों में। कितनी आंगनवाड़ियों में? 100। तो हर 100 आंगनवाड़ी पर एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होगा, जिसके अंतर्गत 100 आंगनवाड़ी आएंगी, और जिसको हम सीडीपीओ भी बोलते हैं। 4 से 5 सुपरवाइजर होते हैं, जो मिलके 20 से 25 आंगनवाड़ियों का निरीक्षण करते हैं या देखभाल करते हैं, उनके अंडर में होती है। ठीक है। एक आंगनवाड़ी में एक कार्यकर्ता और एक सहायिका होती है, जिसको हम आशा कार्यकर्ता भी बोलते हैं। हमारे एमपी में तो बोलते हैं, बाकी जगहों पे और कुछ बोलते होंगे, लेकिन आशा कार्यकर्ता ही बोलते हैं या सहायिका भी बोलते हैं। तो ये है भाई विस्तार किसका? आईसीडीएस की रूपरेखा का विस्तार। ठीक है। और आईसीडीएस कार्यक्रम की प्रशासनिक संरचना अभी हम देखेंगे चित्र के माध्यम से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि दिए गए चार्ट में आईसीडीएस कार्यक्रम की प्रशासनिक संरचना दी गई, दर्शाई गई है। तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो सरकार है, भारत सरकार, वो सबसे ऊपर होती है इस योजना के अंतर्गत। उसके बाद आता है महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय का एक भाग। ठीक है। उसके बाद मंत्रालय का एक भाग है जिसका नाम है मानव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक। वो उसके नीचे कार्य करती विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आईसीडीएस प्रकोष्ठ, और उनके नीचे कार्य करते जिला कार्यक्रम अधिकारी, और उनके नीचे कार्य करते सीडीपीओ। जो मैंने अभी आपको बताया, सीडीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। उसके बाद पर्यवेक्षक, जिन्हें हम सुपरवाइजर बोलते हैं, और सुपरवाइजर के बाद आते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में कौन कौन कार्यकर्ता आपको पता है कि आंगनवाड़ी की एक मैडम होती है, और आंगनवाड़ी की एक सहायिका होती है, जिसे आशा कार्यकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जो प्रशासनिक सेवा है, प्रशासनिक कार्यक्रम है आईसीडीएस के, वो इस प्रकार है, और ये लोग मिलके इस पे कार्य करते हैं। आई होप ये वाला चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्रशासनिक संरचना हमने देखी। अब प्रशासनिक संरचना के बाद हम देखेंगे कि परियोजना का प्रारंभ, परियोजना प्रारंभ कैसे होगी? तो सभी के चयन के साथ परियोजना प्रारंभ होती। किसका चयन? मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कौन कौन होना चाहिए, जैसे सीडीपीओ हो गए, ठीक है, उसके बाद सुपरवाइजर हो गए, सुपरवाइजर के बाद कौन आएगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बाद कौन आएगा? सहायिका। इन सबकी जब भर्ती हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? परियोजना का कार्य प्रारंभ होता है। कभी किसी क्षेत्र की जनसंख्या अगर अचानक बढ़ जाती है, तो एकदम से कार्य प्रारंभ नहीं होता, पहले इन सबकी भर्ती की जाती है, फिर वहां का जो आईसीडीएस केंद्र है या कार्यक्रम है चालू किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि गांव के नेता या विशिष्ट जो वरिष्ठ लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनसे बात की जाती है कि अभी हमें खोलना है, उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनानी होगी। समुदाय के साथ बैठक की जाती है, जो भी वहां के सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ बैठक करके उनसे चर्चा की जाती है। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है। उसके बाद उनको प्रशिक्षित किया जाता है, और उसके बाद केंद्र का चयन करते हैं कि अब किस जगह पर आंगनवाड़ी केंद्र या आईसीडीएस का केंद्र चलाया जाएगा। ठीक है। आईसीडीएस द्वारा बनाई गई योजनाएं,
आईसीडीएस के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? शाला पूर्व शिक्षा हेतु समय सारणी की योजना बनाना, ये काम करती है आईसीडीएस। दूसरा, बच्चों के लिए पूरक पोषण, न्यूट्रिशन वाले फूड से रिलेटेड जो भी चीजें सूचनाएं होती हैं आईसीडीएस बनाता है। दूसरा, बच्चों के वजन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लड़की लड़कों उम्र वाइज अलग अलग, है ना। फिर घर घर के दौरे अलग अलग, देखा होगा आपने कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, जैसे ईसीसी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो घर घर जाके चर्चा करते हैं, बात करते हैं, दौरे करते हैं। टीकाकरण, वैक्सीनेशन तो आप जानते हैं कि घर घर जाके भी वैक्सीनेशन होते हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी वैक्सीनेशन होते हैं या ईसीसी केंद्रों में भी होते हैं। फिर अधिकारियों के साथ बैठक, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो आईसीसी में या डी या फिर आईसीडीएस में कार्य कर रहे हैं, उनके साथ बैठक होती है, क्या क्या कार्य को अनुभव आगे चलाना है, कैसे कार्य को करना है, कार्यान्वित करना है, इस सब बातों में चर्चा होती है, कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, बाकी सारी चर्चाएं होती है। इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है आज लास्ट में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हमको आउटपुट मिला, क्या फीडबैक मिला, ये सारी रिपोर्ट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय का सहयोग प्राप्त करना। देखिए जहां हम कार्य कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? समुदाय वाले लोगों के साथ में, समुदाय के साथ में, किसी कम्युनिटी के साथ आप काम कर रहे हैं। स्पेशली जो पिछड़ा वर्ग होते हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं उनके लिए स्पेशली ये कार्य चल कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से या जो पिछड़ा वर्ग है हमारे समाज का, उन लोगों के लिए स्पेशली ये योजनाएं लाई जाती है ताकि वो उनको सुविधाएं मिल सके, वो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। तो समुदाय का सहयोग प्राप्त करके क्या समुदाय के साथ बैठक की जाती है, माताओं के साथ बैठक की जाती है, महिलाओं के मंडल बने होते हैं उनके साथ बैठक करके चर्चा करते हैं, क्योंकि एक अकेली महिला या एक अकेली कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता इस कार्य को संभव नहीं कर सकती। तो इन सब लोगों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। घरों के दौरे मैंने आपको बताया अभी। फिर जैसे गाँव में नल है, हैंडपंप है, कुएं हैं जहाँ महिलाएं इकट्ठा होती, वहां जाके या ये आशा कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या ईसीसी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो जाते हैं, बात करते हैं उनसे, उनके साथ घुलते मिलते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, समस्याओं का समाधान वही बात बात में कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद धार्मिक समारोह अगर कहीं हो रहे तो वहां जाते हैं, वहां देखते हैं, समस्याओं का आकलन करते हैं, लोगों से बात करते हैं। एक तरीका है कि अगर इकट्ठा है लोग तो हम वहां जाके मिल लें। फिर जब माताएं आंगनबाड़ी आती है तब उनसे बात की जाती है। तो इस तरीके से सहयोग प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आईसीडीएस की जो परियोजना का बजट, सिंपल सी बात है, बजट कैसे बनेगा? तो सबसे मेन काम बजट में क्या-क्या होता है? वेतन देना। जो भी लोग इसमें कार्य कर रहे हैं उनको वेतन देना, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य अलग-अलग कार्य के लिए पैसा खर्च करना, जैसे कि भवन के लिए और केंद्र में लगने वाली अलग-अलग चीज, फर्नीचर लग रहा है, कभी आपको मान लीजिए कंप्यूटर लग रहा है, मान लीजिए आपको प्रोजेक्टर लग रहा है, स्क्रीन लग रही है, पोस्टर लग रहा है, मटेरियल्स लग रहे हैं, उन सब के लिए बजट को तैयार किया जाता है, कहाँ-कहाँ कितना-कितना पैसा खर्च किया जाएगा। अन्य संकटों के का जो और भी लोग हैं, है ना? उनसे कैसे कार्यक्रम में, आईसीडीएस के कार्यक्रम में और भी लोगों से कैसे संपर्क स्थापित किया जाता है? कौन-कौन लोग हैं भाई जो इनमें जो आईसीडीएस में कॉन्टैक्ट जिनके साथ और भी होता है, जो मिलके कार्य करने में सहयोग देते हैं? मेडिकल ऑफिसर्स, ठीक है? मेडिकल ऑफिसर्स के साथ जो लेडी हेल्थ ऑफिसर्स होती हैं, उनसे संपर्क किया जाता है, क्योंकि स्पेशली हम जिन्हें गायनेकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, उनसे स्पेशली संपर्क किया जाता है, क्योंकि वो इन सब चीजों के बारे में बहुत बारीकी जानती हैं, तो उनसे जानकारी लेना, उनका सहयोग प्राप्त करना, ये आईसीडीएस का काम होता है। दूसरा कि नर्सेस जो होती हैं, है ना? जो मेडिकल ऑफिसर्स भी बोलते हैं जिनको, कॉमन मेडिकल ऑफिसर्स या कॉमन हेल्थ ऑफिसर्स वगैरह जो होती हैं, या नर्सेस जो होती हैं, या जिन्हें एएनएम नर्सेस होती हैं, उन सबसे संपर्क साधा जाता है, ताकि ये जो आईसीडीएस की योजना है इसको अच्छे से कार्यान्वित किया जा सके। क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं जो बहुत अच्छे से चीजों को जानते हैं, उनसे जानकारी लेकर उनके सहयोग से कार्य को अच्छे से किया जा सके। दूसरा, आईसीडीएस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना। कैसे सुदृढ़ बनेगा? तो आपने अलग-अलग ग्रुप तो बनाए हैं, सब काम तो कर रहे हैं साथ में। देखिए जैसे गाँव की या उस क्षेत्र में जहाँ पे आंगनबाड़ी चल रही है या ईसीसी के केंद्र चल रहे हैं, वहाँ के ना किशोर लड़कियों को इंक्लूड कर लीजिए, शामिल करिए, क्योंकि वो एजुकेटेड भी हैं, लोगों को एजुकेटेड करेंगी और चीज़ों को अच्छे से समझा पाएँगे। आप उनको लीजिए, इंक्लूड करिए, शामिल करिए, उनका ग्रुप बनाइए, उनके साथ बातें करिए, उनको लाइए, अपने केंद्र में बुलाइए, इनवाइट करिए, उनको समझाइए योजनाओं के बारे में और समझाइए कि कैसे वो काम कर सकते हैं समाज के लिए अच्छा। तो इस प्रकार से हम उनका सहयोग लेकर भी अच्छा कुछ कर सकते हैं आईसीडीएस कार्यक्रम में। और आप क्या कर सकते हैं कि अलग-अलग ग्रुप जो मैंने आपको बताया, गाँव के महिलाओं के ग्रुप बना दीजिए,
कुछ पुरुषों के ग्रुप बना दीजिए। ऐसे ग्रुप बना-बना के हम क्या कर सकते हैं चीज़ों को जन-जन तक पहुँचा आप तो करेंगे ही अकेले काम, कार्यकर्ता के रूप में जो कार्यकर्ता वो कर रही हैं, आशा कार्यकर्ता कर रही हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर रही, ईसीसी के कार्यकर्ता लेकिन 4-5 लोग से अच्छा है कि हम और ग्रुप बना दें, उनको जानकारी दें। जानकारी पहुँचना बड़ा ही आसान हो जाएगा जन-जन तक। फिर सबसे आखिरी में होता है मूल्यांकन कि जो आईसीडीएस का कार्य चल रहा है, वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं। सारी पॉइंट्स को चेक किया जाता है, सब कुछ जहाँ जो कमियाँ हैं, उन पे फिर से कार्य किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, लोगों को उस जानकारी को लोगों तक पहुँचाया जाता है और जो चीज़ें अच्छी हैं, उनको और अच्छा कैसा बनाया जाए, आईसीडीएस को और कैसे इफेक्टिव तो बहुत है हमारे देश पे, लेकिन और भी चीज़ों को आप देख रहे हैं हर निरंतर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ जो हैं, वो जाती हैं, ट्रेनिंग्स लेके जाती हैं, हमेशा कुछ न कुछ नया आता है। जैसे कि कोविड में आपने देखा इतना बढ़-चढ़ के काम किए इन लोगों ने, ईसीसी के जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत बढ़-चढ़ के जैसे पैंडेमिक में भी बहुत अच्छा-अच्छा काम किया उन्होंने। तो इस प्रकार से मूल्यांकन करके जहाँ कुछ कमियाँ हैं उनको सुधारा जा सकता है, जो अच्छे हैं उनको और बेहतर बनाया जा सकता है। आई होप ये यूनिट समझ में आई हो। ब्लॉक नंबर 5 और यूनिट नंबर 20 सबसे लास्ट यूनिट है हमारा पूरा जो सिलेबस अब खत्म होने वाला है इसकी, तो फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यूनिट नंबर 20 जो है इसका नाम है कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए मोबाइल क्रैश। ये केस स्टडी है। ये जो चैप्टर दिया है केस स्टडी है। तो मैं आपको बता दूं कि केस स्टडी में क्या दिया हुआ है। देखिए हिंदी में ही लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए मोबाइल क्रैश यानी वो महिलाएं जो कामकाजी हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो महानगर है हमारे देश के जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जो जितने भी और भी महानगर हैं, यहाँ पर बहुत सारे गांव के ग्रामीण लोग शहरों पे काम करने आते हैं। इनका कोई लीडर नहीं होता है, किसी के भी अंतर्गत जाके किसी के भी माध्यम से जाके काम करने लगते हैं। जो पुरुष होते हैं जनरली कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं या और भी जगहों पे काम करते हैं जो भारी से काम करते हैं। और जो महिलाएं होती हैं वो भी अलग-अलग जगहों पे काम करती हैं, थोड़े से उन्हें हल्के काम दे दिए जाते हैं। तो ये दोनों ही अलग-अलग जगहों पे काम करते हैं। लेकिन महिलाएं जब काम करती हैं तो उनके बच्चे क्या होता है कि जहाँ वो काम करती है ना उसके आजू-बाजू ही खेलते रहते हैं। अब दिक्कत की बात ये है कि ये महिलाएं और ये पुरुष जो ये परिवार शहर में आके बस गया है बहुत समय से है, तो गाँव से भी मिलने वाली सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती हैं और शहरों की सुविधाओं के बारे में इनको पता ही नहीं होता है। तो आप अगर कभी गौर करेंगे तो देखेंगे कि अभी ये चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन गौर करिएगा कि अनायास ही बच्चे इधर-उधर घूम रहे हैं। जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पेड़ के नीचे, गिट्टियों के पास, रेत के पास, ईंटों के पास खेलते रहते हैं, टंकियों के पास, ऐसा गंदी जगहों पे खेलते रहते हैं। ना इनका स्वास्थ्य ठीक से होता है, ना पोषण हो पाता है, बड़ी समस्या है इन लोगों के साथ। और इन्हें ये भी नहीं पता होता है कि हमें सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी या मिलेगी भी तो कहाँ से मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ कंडीशन खराब हो जाती है। तो इस पे एक केस स्टडी किया गया है। तो देखिए किन्होंने किया सुश्री मीरा महादेव ने एक केस स्टडी किया और 1964 की बात है जब मीरा महादेव जी मुंबई के कुछ इलाकों पे गई उन्होंने देखा कि बहुत जगहों पे उन्होंने देखा कि माँ जो है वो काम कर रही है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे या कहीं पर भी और उनके आजू बाजू के जो एरिया है रेत हो गई गिट्टी हो गई ईंट हो गई यहाँ उनके छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और बड़ी ही दयनीय कंडीशन में खेल रहे हैं। इनको कोई भी जानकारी नहीं, कोई सुविधाओं के बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन जो सुश्री मीरा महादेव जी थी, वो ईसीसी में स्किल्ड नहीं थी। ये उस दौर की बात है जब हमारे देश में उतना विकास विकास देश आजाद हुआ कुछ ही साल हुए थे। तो मीरा महादेव जी ने बिना स्किल मतलब स्किल्ड नहीं थी, इनके पास कोई इसका अनुभव नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने पहल किया और इस पे कार्य करना शुरू कर दिया। वो गई जगह-जगह पे जाके उन्होंने बात किया ऐसी महिलाओं के साथ बात करके उनको समझाया और एक कमिटी बनाई और सरकार के साथ अपील की लोगों के साथ सरकारी जो कर्मचारी जो अधिकारी हैं जो इसके लिए सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं, उनसे जाके चर्चा की कि ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ हैं, इनके साथ ऐसी कंडीशंस हैं, तो हमें क्या करना चाहिए या मैंने मेरी ये योजना है, जो भी उनकी योजना थी उन्होंने बनाई, तो इससे उन्होंने बनाई मोबाइल क्रैश। मोबाइल क्रैश मतलब मोबाइल का मतलब है गतिशील। अब ये महिलाएँ यहाँ-वहाँ जा-जा के काम करें, तो उनके लिए वो सारी सुविधाएँ जो बालवाड़ी, आंगनवाड़ी वगैरह में होती हैं, जैसे कि पोषण के बारे में, गर्भावस्था के बारे में, गर्भावस्था में कैसे अपना ध्यान रखना है, कैसे उनको टैबलेट्स वगैरह मिलेंगी कैल्शियम की या आयरन की,
उन्हें वैक्सीनेशंस कैसे होंगे, ये सारी उनके लिए स्पेशली कार्य किया और आज आप देख पाएंगे कि इनके लिए अलग से कार्य चल रहे हैं, है ना? ये जो कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए मोबाइल क्रश चल रहे हैं, ठीक है? स्पेशली बच्चों के लिए ये कार्य किया गया, तो महिलाओं को भी इंक्लूड किया गया बाद में। तो उन बच्चों का देखभाल, उनके पोषण, उनके वैक्सीनेशन, उनकी अनौपचारिक शिक्षा, ये सबकी व्यवस्था की गई। इस प्रकार से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे जगहों पे काम किया और स्पेशली हम देखेंगे कि महानगरों जैसे दिल्ली और मुंबई में किन-किन क्षेत्र पे कैसे-कैसे काम हुआ। तो एक फ्लो चार्ट हमारी बुक में बना हुआ है। हम उसको एक बार देख के समझेंगे। चलिए हम समझते हैं कि क्या दिया है और क्या समझाना चाहता है उस फ्लो चार्ट से। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मोबाइल क्रेज कुछ संगठनात्मक पहलू यानी किस प्रकार से इसको कार्य को व्यवस्थित करा गया है और संस्था ने किस प्रकार से कार्यान्वित किए या योगदान किस प्रकार रहा और कैसे सफल रहा। तो देखिए जनरल बॉडीज जो है ना, उसके नीचे दिया हुआ है शासकीय परिषद। शासकीय परिषद है वो उसके नीचे आते हैं। इसके बाद कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए मोबाइल क्रेज चलाए जाते हैं। इसमें मेन शाखाएं दो हैं जो स्पेशली चलाई गई हैं, जहाँ दिल्ली शाखा और मुंबई शाखा। प्रबंधन समिति दिल्ली की, प्रबंधन समिति कहाँ की? मुंबई की, या पुणे उप शाखा भी जहाँ पे पुणे पे खोली गई है। कार्यकारी समिति देखिए अब आगे और दिया हुआ एक चार्ट में कामकाजी महिलाओं के बच्चे के लिए एक मोबाइल क्रैश कैसे कार्यान्वित होता है देखते हैं, ठीक है? देखिए मोबाइल क्रैश दिल्ली शाखा में कार्यालय, वित्त, प्रशासन और प्रशिक्षण ये कार्य करते हैं। इसके बाद यहीं पे क्षेत्र जो है तो पीसीओ, एपीसीओ, टीसीओ, जेडपीओएस, एजेडपीओएस, पर्यवेक्षक जिसे सुपरवाइजर बोलते हैं, इंचार्ज बोलते हैं और फील्ड वर्कर्स होते हैं वो कार्य करते हैं। इसके बाद एनसीआईआरसी ये भी कार्य करते हैं। और मोबाइल क्रैश में फिर जो मुंबई की शाखा है सेम वही कार्य क्षेत्र है इसके जो आपने अभी दिल्ली वाली शाखा में देखे। तो गतिशील शिशुगृह जैसे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है। और जो अभी आप मैंने आपके नाम ली MCIRC देखिए यहाँ लिखा हुआ मोबाइल सर्च इंफॉर्मेशन रिसर्च सेंटर, ठीक है? PCO जिसको बोलेंगे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। इसके बाद PAPCO जिसको बोलेंगे असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, से फुल फॉर्म आपको दिए हुए। तो इन सब के संगठनात्मक रूपरेखा है, ये सब मिलके मोबाइल क्रैश का कार्य संभालते हैं। इस प्रकार से हमारे देश में ये मोबाइल जो क्रैश है वो कार्य कर रही है। आई होप आपको समझ में आएगा, आपकी बुक में दिया है, एक बार चाहे तो आप बुक से ये सब पॉइंट्स को देख सकते हैं, बड़े अच्छे से दिया हुआ है। जैसे कि आगे दिया हुआ है कि एकीकरण का सिद्धांत कैसे बच्चों को, स्वास्थ्य को, सबको यहाँ इंक्लूड किया गया है ना, गर्भवती महिलाओं को, गंभीर स्थिति सबको। फिर बहुकौशल कार्य, इसमें सभी मामलों को दक्ष सब लोग नहीं होते कर्मचारी, तो क्या किया गया, उनको कर्मचारियों को भिन्न भिन्न अलग अलग जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है? और आप देखेंगे कर्मचारी प्रशिक्षण जो मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि इसके लिए अलग से प्रशिक्षण की जरूरत है, क्योंकि साधारण लोग तो नहीं है ये, है ना, अलग अलग जगहों पर कार्य करने वाली महिलाओं के बच्चे हैं, तो इनकी देखरेख के लिए किस प्रकार से कार्य करना है, ये सारी बातें इसमें दिखाई गई है। और आप देखेंगे अलग अलग बहुत बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर फिर काम किया। औपचारिक अनौपचारिक बैठक की गई उनके साथ, उनको कार्य समझाया गया। बच्चों की देखभाल संबंधित सिद्धांतों का ज्ञान कार्यकर्ताओं को नियमित कार्यशालाओं द्वारा दिया गया कि अब इन बच्चों के लिए कैसे कार्य करना है, कैसे प्रशिक्षण है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण मोबाइल क्रेश के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जाता था और दिया जाता है आज भी, ताकि वो समझ पाए कि उन बच्चों के साथ कार्य कैसे करना है, ठीक है? तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि यूनिट में ना ये सारी चीजें दी हुई है, ठीक है? कि छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, जैसे मोबाइल क्रेश की अद्वितीय विशेषताएं, कौन-कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए जब मुख्य अधिकांश अन्य संस्थाओं में जो होता है कि ठीक उससे विपरीत है मोबाइल क्रेश, कर्मचारियों को बहुत ही भीषण कठोर परिस्थितियों में बच्चों के साथ कार्य करना होता है। अभी हमने आंगनबाड़ी वगैरह में देखे तो बढ़िया केंद्र बना होता है, वहां खुद बच्चे आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है ना, यहाँ वहां जाना पड़ता है, ठीक है? अतः बाल देखभाल कार्यकर्ता प्रतिदिन बच्चों को उनके घरों से ले जाते हैं, वहां जाके उनको लेके आते हैं, ठीक है? निर्माण स्थल पर मजदूर परिवार आते जाते रहते हैं, इस कारण हर महीने नए बच्चे कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं। ये सारी चीजें, ये रेगुलर जो कार्य है उनसे बहुत अलग है। फिर सहायक उपाय, सपोर्टिव मेजर्स कौन कौन से हैं? देखिए सभी कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच होती है और कार्यकर्ताओं को पूरक आहार भी दिया जाता है, क्योंकि भैया कार्यकर्ता भी कार्य कर रहे हैं इधर उधर घूम घूम के। सुपरवाइजर्स मेजर, सुपरवाइजर का क्या काम है भाई? सुपरवाइजर भी क्या करता है? बैठक कराता है, कार्य अच्छे से हो रहा है कि नहीं, सारा निरीक्षण करता है। फिर बाल देखभाल सेवाओं के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना, संसाधन बच्चों को अच्छे स्तर में की देखभाल उपलब्ध कराने के लिए भी पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो क्या करते हैं, पैसों धन की आवश्यकता होती है, जिसमें निम्नलिखित चीज शामिल है। जैसे कि किस किस चीज के लिए धन की आवश्यकता है? बच्चों के खान पान के लिए, भोजन के लिए, औषधि के लिए, शिक्षा के लिए, है ना,
और अनेक-अनेक गतिविधियाँ कराने के लिए इन बहुत सारे अनेक-अनेक चीज़ों के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कार्यक्रम में धन पहुँचाने के स्रोत कौन-कौन से? स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, ठीक है? कुछ-कुछ नियोक्ताओं या निर्माणकर्ताओं के द्वारा योगदान मिलता है, सरकार के द्वारा मिलता है, विदेशी एजेंसीज़ हैं बहुत सारी जो ऐसे जगहों पे अपने फंड दे के मदद करते हैं। कार्यक्रम का प्रभाव क्षेत्रीय विशेष से विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, है ना? कैसा होता है? इसमें क्या होता है जैसे-जैसे यह कार्यक्रम एक व्यापक समेकित और नवीन प्रारूप के रूप में उभरता है, अन्य कई एजेंसियाँ इसके समुदाय के साथ शामिल होती हैं और नई-नई चीज़ सीखती हैं, ठीक है? नेटवर्क करना, अन्य संस्थाओं से संपर्क करना, पक्ष समर्थन करना, ठीक है? इस प्रकार से क्या है ये जो आप पढ़ पा रहे हैं, इस यूनिट में ऐसे क्रैश जो मोबाइल क्रैश है वो कार्य करता है। तो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार जो मोबाइल क्रैश है वो पूरे देश में अलग-अलग जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता है वहाँ कार्यान्वित हो रहा है और सरकार और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएँ और विदेशों से भी इसके लिए फंड आता है और ट्रेनिंग दी जाती है अलग-अलग लोगों को ताकि इसके लिए कार्य करें और बहुत अच्छे से चल रहा है। और अगर आपके आस-पास भी ऐसे कोई लोग हैं तो आप भी अभी आगे हम अगर ये प्रशिक्षण लेके हम ये कोर्स कर रहे हैं तो हमें भी आगे हो सकता है ऐसा कार्य करने का मौका मिले। तो आप मानसिक रूप से इस प्रकार तैयार रहिए कि हम देश के कल्याण के लिए या लोगों के कल्याण के लिए या हित के लिए इसके लिए कार्य करने के लिए आगे आए और कार्य करें। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक कामकाजी महिलाओं के लिए ये जो मीरा महादेव जी थी, उन्होंने बहुत अच्छे सराहनीय कार्य किया, जो आज पूरे देश में बहुत जगह चल रहा है। तो आई होप आपको यूनिट समझ आई होगी फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा डीसी1, डीसी2 और डीसी3 के पूरे ब्लॉक्स खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियोज़ में अब मेरे आएँगे सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स और उनके आंसर्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट आपके अभी इस जून के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे अपकमिंग वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो डीसी1, डीसी2 और डीसी3 के थे, उनको जाके देखिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएँ और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे से समझ में आएँ। क्योंकि मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर बताऊँगी, वो तो आप मेरे तरीके से लिखेंगे ही, पर आपका खुद का भी एक यूनिक तरीका होना चाहिए क्वेश्चन आंसर लिखने का, ताकि आपके आंसर्स बहुत इफेक्टिव हों और चेक करने वाला आपको अच्छे अंक दे। हम पूरी तैयारी करेंगे ये और ये तैयारी आपकी और मेरे प्रयास से ही अच्छी हो पाएगी या हम सफल हो पाएँगे। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं करी हैं, तो करिए उनको शेयर जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास तक वो सारे नोटिफ़िकेशंस पहुँच पाएँ जिनकी आपको ज़रूरत है। हमारे इस चैनल पर आगे हम शिक्षण से संबंधित अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।